अब हम टायर 2 सिटी में नहीं, जल्द ही टायर 1 सिटी में गिने जाएंगे। ये रिंग रोड बहुत संभावनाओं का केंद्र होंगी। जब 35 लाख करोड़ के MOU इन्वेस्टर समिट में साइन होते हैं, कोई नॉमिनेशन फॉर्म पे अपना फोटो लगाना भूल जाएगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि उनकी इच्छा क्या रही होगी। हम अपने पद से विचलित नहीं होते, हम अपने पद पे बराबर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर उनका पहुँच हो रहा है, तो ये उनका सम्मान थोड़ा ना 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। 543 में से कुछ चुनिंदा ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं और उन हाई प्रोफाइल सीटों में लखनऊ लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है। ये सीट इसलिए हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि ये इस सीट पर 1991 से जो जन शख्सियतों ने इन सीट पर एक तरीके से रहे हैं, इसका प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने देश की सियासत में भी अपना अहम योगदान दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ली जाए या आज की तारीख में राजनाथ सिंह जी की बात कर ली जाए, 2014 से इस सीट पर राजनाथ सिंह सांसद हैं और 2024 में आज 10 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और वो एक बार फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। राजनाथ सिंह चूंकि देश के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश के अलावा भी अलग अलग राज्यों में उनका इस्तेमाल कर रही है, तो इस सीट पर उनके लिए, उनके प्रतिनिधि के तौर पर इस सीट पर उनके लिए पूरा एक तरीके से कहा जाए जो कैंपेन मैनेजमेंट का काम है वो उनके छोटे बेटे नीरज सिंह जी कर रहे हो। नीरज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। नीरज जी, तकरीबन रात का 11 बज रहा है, हम लोग कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं पर ये लगातार सुबह भी आपका समय नहीं मिल पा रहा है, रात को भी समय नहीं। कितने बजे निकल जा रहे हैं कैंपेन पे? देखिए, अभी समय को देखने का भी वक्त नहीं है हमारे पास। हम तो सुबह जब भी कार्यकर्ताओं से संपर्क सुबह साध कर फिर कार्यक्रमों में निकल जाते हैं और रात में भी अभी आपके ठीक आने से पहले हम अभी वर्चुअल मीटिंग हमने ख़त्म करी है। संगठनात्मक तैयारियां और दुरुस्त हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट कर पाएँ और साथ ही साथ पूरे दिन में हम अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का प्यार समर्थन मिल रहा है, हम एक बहुत बड़े जनादेश को देखेंगे जो लखनऊ की जनता 4 जून को माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए व्यक्त करेगी। नीरज जी, ये सीट बीजेपी के लिए केक वॉक मानी जाती है पर इस सीट पर इतनी मेहनत, इसके पीछे? देखिए, ये मेहनत केवल चुनाव भर की नहीं है, ये 5 साल की हमारी कड़ी मेहनत है। हम ऐसे लखनऊ हैं जो पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आज उभर कर आ रहे हैं। अब हम टायर 2 सिटी में नहीं, जल्द ही टायर 1 सिटी में गिने जाएंगे। नाइट एंड फ्रैंक नामक रियल एस्टेट एजेंसी प्रॉपर्टी एस्केलेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर जब 10 विश्व के बड़े शहरों का नाम लेती है तो उसमें 10वां स्थान लखनऊ को देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेहनत हमारी 5 वर्षों की मेहनत है। 50,000 करोड़ की जो परियोजनाएं संस्तुत हुई हैं उनको लाने में बहुत कड़ी मेहनत लगी है और 105 किलोमीटर का रिंग रोड है। 50,000 करोड़ की परियोजनाओं पर आ गए, मैं इस पर ही आने जा रहा था क्योंकि 2014 फिर 2019 में आप पर विश्वास जताया गया, 2019 में फिर से विश्वास जताया गया। जनता के बीच जो आप 2024 में जा रहे हैं, कौन से कामों को लेकर के जा रहे हैं, जनता को कौन से काम बता रहे हैं और किस बात पर आपको लगता है कि जनता आपके काम पर मुहर लगाएगी? देखिए, जो मैं 50,000 करोड़ की परियोजनाएं बता रहा था, 105 किलोमीटर की ये रिंग रोड बहुत संभावनाओं का केंद्र होंगी। जब 35 लाख करोड़ के MOU इन्वेस्टर समिट में साइन होते हैं तो सारे इन्वेस्टर्स जो है इस रिंग रोड के पास में उस लैंड बैंक का यूज़ करना चाहते हैं। साथ ही ट्रैफिक के भी मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा सहयोगी रहेगा। पूरे लखनऊ की पेरिफेरी को ये तय करता है 105 किलोमीटर का रिंग रोड। हमारे यहाँ अब 4 बाग के स्टेशन के अलावा आलमनगर का सैटेलाइट स्टेशन है, हमारे पास सिटी स्टेशन है और 12 वर्षों से रुका हुआ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गोमती नगर का स्टेशन है। आज हमारे यहाँ हवाई चप्पल से पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। अब 56 लाख लोग जो हवाई यात्रा करके आते थे, अब 1 करोड़ 6 लाख लोग हवाई यात्रा करके आएंगे जब टर्मिनल 3 फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। यह सौगात माननीय राजनाथ सिंह जी ने दी है। एक बहुत बड़ी परियोजना DRDO का लैब माननीय राजनाथ सिंह जी ने दिया है और चिकनकारी वाला लखनऊ, तहजीब वाला लखनऊ अब आगे आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाले लखनऊ में भी जाना जाएगा। तो यह माननीय राजनाथ सिंह जी की देन है। इन्हीं कार्यों का लेखा जोखा लेकर जा रहे हैं और अब जनता भी जान रही है कि उनके एम्बिशंस, एस्पिरेशंस को हम
पूरी करने में माननीय राजनाथ सिंह जी ने जी तोड़ मेहनत करी है और हम एक ऐसा पौधा लगाने का प्रयास कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनकर इस लखनऊ को छांव देने का काम करेगा। लोगों का पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आएगा। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कोरी राजनीति नहीं, केवल और केवल विकास की बातें कर रहे हैं। नीरज जी, आपने अपने जो तमाम काम हैं उनके बारे में बताया। आपने चिकनकारी का भी जिक्र किया। लखनऊ जिसकी एक पहचान है चिकनकारी, और वो एक ऐसा उद्योग है जो धीरे धीरे जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उसमें एक, अगर उनके जो पर डे वेजेस की बात की जाए उसमें बहुत इजाफा नहीं हो रहा है। उसमें एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी जैसी जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं। आप कैसे आश्वस्त करेंगे उन लोगों को, क्योंकि वो भी एक बड़ा तबका है जो इस सीट का वोटर है? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से चिकनकारी पर हमारी राज्य सरकार ने बहुत जोर दिया। इसके अतिरिक्त बीच में जीएसटी को लेकर कुछ चिकन के एसोसिएशन के लोग आए थे। उस संदर्भ में भी हमने उनकी बात को जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर तक पहुंचाने का काम किया, जिससे उनको तत्काल रूप से रिलीफ मिला। फिर इसके बाद उनकी मीटिंग हमने अमेज़ॉन जैसे बड़े पोर्टल के लोगों को से कराई कि उनको एक ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी देश विदेश के लोगों के कंज्यूमर्स से हम उन्हें जोड़ सकें, और कारीगर करके एक जो अमेज़ॉन का प्रकल्प है उससे हमने इनको जोड़ा है। एक कई इस तरह की मुहिम चिकनकारी को हम किस प्रकार से वर्ल्ड फोरम पर लेते जाएं, और आगे आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा जो है चिकनकारी को लेकर एक कार्य करने जा रहे हैं कि जो वर्ल्ड के जो रेनाउंड जो हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं, जिनको कहने फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा शो कंडक्ट करने जा रहे हैं इस लखनऊ की धरती पर, जो अगला लखनऊ महोत्सव होगा। तो इस तरह के हमारे कुछ न कुछ इनिशिएटिव्स चिकन को लेकर बराबर चलते रहते हैं। आपने ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात कही, आपने एयरपोर्ट्स का जिक्र किया, पर उसी एयरपोर्ट को लेकर के, उसी रेलवे स्टेशंस को लेकर के विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये वो चीज़ें हैं जिसको बेच दिया गया, प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। इसका क्या जवाब है? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये जानकारी के अभाव में इस प्रकार की बातें करते हैं। ऑपरेशन के लिए किसी को लीज पीरियड के लिए दे देना, उसे बेचना नहीं होता है। यह मान लेना कि हमने उसे बेच दिया, ये जनता भी इन बातों को जानती है, समझती है, और ये एजेंडा लेस और बेसलेस और लीडरलेस, मैं तो कहूँगा, विपक्ष के इन कोरी बातों में जनता नहीं आने वाली। नीरज जी, आप अपने पिता यानी कि राजनाथ जी के सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किसको आप देखें? बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आपने पूरा खारिज ही कर दिया? नहीं, वैसे तो हमारे सभी दोस्त हैं, पर अगर आपने कहा कि चुनाव अच्छा कौन लड़ा, तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। पीछे का कोई तर्क आपको कुछ समझ में आता है? ऐसा क्या आपको लगता है? फील्ड में उनके कार्यकर्ता दिखते हैं, फील्ड में उनके जो प्रत्याशी हैं वो दिखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आपके सामने अभी कहीं टिकती हुई नहीं दिखाई दे रही, आपको ऐसा लगता है? उनका तो लखनऊ के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनकर आई है कि जिस दिन नॉमिनेशन का अंतिम डेट था, एक और प्रत्याशी का नॉमिनेशन डाल दिया गया कि शायद वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीमो ने कहा कि भाई एक नॉमिनेशन और डाल दिया जाए। पर किसी प्रकार से उन्हें तय कराया गया कि आप ही चुनाव लड़िए भाई, बाकी बाद में पार्टी आपकी चिंता करेगी। ऐसा मुझे लोग बता रहे थे, ये सूत्र बता रहे थे कि वो चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे। इसलिए बात को लेकर के जो ये तमाम बातें चल रही हैं, इस बात के जब समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट उनसे जब बात की गई, तो उनका ये कहना है कि ये बीजेपी के लोगों ने ये प्रोपोगेट किया और ऐसा कराया कि मैं जो है अपना मैदान छोड़ करके भाग रहा हूँ, और ऐसा कहीं नहीं है। मैं अगर मैदान छोड़ के भाग रहा होता तो आज कैसे? देखिए, जो प्रत्याशी रहा हो, हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि जो प्रत्याशी रहा हो कई बार, जो विधायक रहा हो, जो मंत्री रहा हो, क्या उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरने की कैसे भरा जाता है उसकी जानकारी नहीं होगी? कोई नॉमिनेशन फॉर्म पे अपना फ़ोटो लगाना भूल जाएगा? तो ये आप समझ सकते हैं कि उनकी इच्छा क्या रही होगी। तो इसके पीछे कोई और रणनीति, इसके पीछे बैकडोर काम कर रही थी, इस पर कोई? नहीं, हम अपने कार्यों के पर ही फोकस्ड हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम तो अपने कार्यों का लेखा जोखा कर रहे हैं। हमारे पास विकास कार्यों का एक इतना बड़ा कामों का एक लेखा जोखा है। तमाम फ्लाईओवर्स बनकर तैयार हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कानपुर तक तैयार है, तमाम चीज़ें हैं जिसका चर्चा हम कर सकते हैं।
इसीलिए हम उनकी डिस्ट्रैक्शन से हम अपने पद से विचलित नहीं होते, हम अपने पद पे बराबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने बहुजन समाज पार्टी के नेता की बात की। उनसे जब हमने बातचीत की और उनसे हमने कहा कि उनको क्यों चुनना जाना चाहिए, या उन्होंने जब आपकी कमियों की बात उनसे पूछी गई, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में मेडिकल सेक्टर में लखनऊ में बहुत सुविधाएं नहीं हैं। पीजीआई जैसे संस्थान, केजीएमयू जैसे संस्थान, जब यहाँ लोग जाते हैं भर्ती कराने में लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है ये सुविधाएं या ये असुविधा हो रही है लखनऊ के लोगों को? देखिए, पीजीआई को भी अपग्रेड करने के लिए सीएसआर के माध्यम से हमने मदद करी है। केजीएमयू को भी हमने वहाँ सुविधाएं और सुव्यवस्थित करने के लिए वहाँ पर भी हमने 5 करोड़ के सीएसआर की व्यवस्था कराई है। अटल बिहारी अभी इंस्टीट्यूट जो है बनकर तैयार है, कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर तैयार है। फिर जानकीपुरम में ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार है। कोविड के पीरियड में 15 दिनों के अंदर हमने डीआरडीओ का अस्पताल खड़ा कर दिया, 15 दिन के अंदर एचएएल का अस्पताल खड़ा कर दिया। जब जब आवश्यकता पड़ी है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लखनऊ के अंदर व्यापक व्यवस्थाएं हैं, और भी इसको सुदृढ़ करने के लिए हम कुछ योजनाएं लेकर आएंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को लखनऊ के बताना चाहता हूं। पर अभी मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि हम मानते हैं कि चुनावी वादे नहीं, समय आने पर इरादे दिखाने चाहिए। और हमने 2014 में नहीं कहा था कि हम 50,000 करोड़ की परियोजनाएं लाएंगे, पर 2024 में आई हैं। नीरज जी, राजनाथ जी को लेकर के विपक्ष एक और बात ये कहता है कि वो लखनऊ में दिखते कम हैं, लखनऊ में रहते कम हैं। हालांकि वो केंद्रीय नेतृत्व, मतलब केंद्रीय नेता हैं, अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम हैं, पर इसको लेकर के विपक्ष निशाना साध रहा है और वो ये कहता है कि लखनऊ उनको चुनेगा जो उनके बीच में रहे। ये कोविड में कहाँ थे ये जो कहते हैं बीच में? कोविड में ये क्वारंटाइन में थे, इनके नेता आइसोलेशन में थे। उस समय भी कोई लड़ रहा था, मर रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही था। हमारे 2 काउंसलर चले गए, हमारे विधायक चले गए। और जहाँ तक माननीय राजनाथ सिंह जी की बात है, नेशनल ड्यूटी को निभाते हुए, हमारे सेना को आत्मनिर्भर बनाते हुए जितना समय वह देते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता उतना अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में समय नहीं देता होगा। आप कितनी बार राहुल गांधी जी वायनाड गए होंगे, कितनी बार सोनिया गांधी जी रायबरेली आई हैं, एक बार उनसे यह भी पूछना चाहिए। और क्या फिर अखिलेश जी से पूछना चाहिए कि क्या वह जो है कन्नौज ही रहेंगे, लखनऊ नहीं आएंगे? तो ये पूछना चाहिए उनसे। ये अनावश्यक की जो है डिस्ट्रैक्शंस करने के लिए नेशनल ड्यूटी निभाते हुए, देश के प्रति एक जिम्मेदारी निभाते हुए एक बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं। उसके साथ अगर 50,000 करोड़ के काम हो रहे हैं, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा खींच सकता है। नीरज जी, आपको इस चुनाव में कोई चुनौतियां दिख रही हैं, और अगर चुनौतियां हैं तो क्या हैं, या कैसा आपको ये चुनाव दिख रहा है? देखिए, चुनौतियाँ हमारे सामने हमें इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व, जिसकी गाथा जो है हर एक व्यक्ति ही नहीं, पूरे विदेश में भी जब वो जा रहे हैं तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर उनका पाँव छू रहा है, तो ये उनका सम्मान थोड़ा ना, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। तो क्या ये सम्मान का भाव जो इन भारतीयों को मिलता है, तो क्या वोट के माध्यम से वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपना स्नेह व्यक्त नहीं करेंगे? आज बताइए, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। केवल 5 एम्स थे, 22 एम्स हो गए। आज केवल 74 एयरपोर्ट थे, 152 हो गए। 22,000 किलोमीटर के करीब जो है नेशनल हाईवे थी, 56,000 किलोमीटर की हो गई। 4.5% डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे, 74% हो गए। 26% गाँव में बिजली थी, 96% में पहुँच गई। 6-6 हज़ार हमारे किसानों के खातों में पहुँचते हैं। 80 करोड़ लोगों तक हम फ्री राशन मुहैया कराने का काम करते हैं। हर एक व्यक्ति की चिंता करते हुए एक सशक्त भारत के निर्माण में स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया जैसे मुहिम के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के मुहिम के माध्यम से, जब पूरे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में नहीं, चंद्रमा पर भी शिव शक्ति के रूप में विद्यमान है, तो कोई दूसरे के बारे में सोचेगा ही क्यों? इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी चुनौती है। हम एक ऐतिहासिक जनादेश लेकर 400 जब कमल खिलेंगे माननीय मोदी जी के लिए, तो सबसे चमकता दमकता कमल हमारे इस लखनऊ से जाएगा। आपने 400 कमल की बात की ना, कि 400 सीटों की बात की, आपने 140 करोड़ देशवासियों की भी बात की। आज यहीं लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अखिलेश यादव ने कहा कि देश के लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हैं नरेंद्र मोदी से कि ये 140 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों तक भी नहीं पहुंचने देंगे। उनकी आकलन शक्ति हमने विधानसभा के चुनाव में ही देख ली थी। वो 403 में हमें 3 सीट दे रहे थे।
अब आप मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वो 140 कह रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारी 440 आएगी। और एक चीज़ और उन्होंने कही, उनके उनसे जब ये पूछा गया कि समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि 79 सीटें हम जीत रहे हैं और सिर्फ एक सीट बनारस की सीट पर लड़ाई है। यही कहूँगा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, अच्छा मजाक कर लेते हैं। नीरज जी, 2024 में अगर आप जीतते हैं, जनता को क्या चीज़ें आप आश्वस्त करेंगे कि आप आने वाले समय में जनता के लिए क्या चीज़ें लेकर के आने वाले हैं? देखिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, इस लखनऊ के अंदर भी उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते रहेंगे। कई परियोजनाएं हमारी जिस तरह से हमने अभी तक संस्तुत कराई हैं, पहले उन सबको ज़मीनी स्तर पर लेकर आना एक हमारे लिए प्राथमिकता है। दूसरा, कुछ हमारे पुराने मार्केट्स हैं, उनके रिनोवेशन के संदर्भ में भी हम लोग एक योजना बना रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मैंने कहा कि हम एक परियोजना पर हमारा विचार चल रहा है। उसी तरीके से जय जवान को समर्पित हमारा शहीद पथ है, जय किसान को समर्पित किसान पथ है। आगे जय विज्ञान को समर्पित एक विज्ञान पथ के ये कहाँ से निकलने वाला है? योजना है। अभी सारा खुलासा नहीं करूंगा, पर हमारा ऑफिस 24 घंटे संचालित है, 365 दिन काम करता है, और हम लोग लखनऊ को मन मस्तिष्क में लेकर जीते हैं। तो हम लोग बराबर कुछ न कुछ योजना बना रहे हैं, और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है उसको हम बढ़ाने, कैसे आगे बढ़ाएं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। मेट्रो की परियोजना जो है, उसके लिए जो केंद्र का अंश आना है उसको हमें लेकर आना है, और ऐसी कई परियोजनाओं मेट्रो का और विस्तार होने वाला लखनऊ में, क्योंकि हम पिछले 5 साल से सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन मेट्रो का विस्तार लखनऊ में दिखाई नहीं, 500 करोड़ का कैबिनेट ने बजट अप्रूव कर दिया है, उसका प्रावधान कर दिया है 500 करोड़ का। उसमें केंद्र का भी अंश है। वो अंश की स्वीकृति लाकर हमें उसको फटाफट उस कार्य को आगे बढ़ाना है। उसका विस्तार हो रहा है, मैं आपके माध्यम से सबको सूचित भी करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मेरी तो इच्छा है कि जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर हो, भगवान लक्ष्मण की इस लखनपुरी में भी भगवान लक्ष्मण के भी मंदिर का निर्माण हो। मेरी तो इच्छा, मेरी व्यक्तिगत इच्छा यह भी है। तो कहाँ तैयारी कर रहे हैं? अभी मैंने कहा ना, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। मैं ज़रूर इसको उचित समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर इस अपनी बात को ज़रूर रखूँगा। नीरज जी, ये कहा जा रहा है, पिछले 2022 के चुनाव में भी ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत अगर पाई तो राशन और प्रशासन, 2 चीज़ें निकल के आई। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर आपका बहुत अच्छा है, राशन आप जो लोगों को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह से ये बात कहते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन है वो ये बात कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन दिया जा रहा है। अगर वो लोग सत्ता में आते हैं तो 1 जुलाई से 10 किलो राशन लोगों को पहुँचाया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी परियोजना थी लोगों को तक अन्न पहुंचाकर एक भी परिवार हमारा भूखा न सोए, एक भी व्यक्ति हमारा भूखा न सोए। एक सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को चालू किया था। अब आगे आने वाले समय में इसका मूल्यांकन करते हुए सरकार आगे अपने घोषणा पत्र में भी हमने जो बात कही उस योजना को हम उस सतत रूप से आगे बढ़ाने काम करेंगे। पर केवल सत्ता हासिल करने के लिए इस प्रकार से कि मैं 10 दे दूंगा, मैं 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा, इस प्रकार के मैं तो कहूँगा कि यह वाहियात जो है केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरह के वादे नहीं। स्कीम है 8,500 हर महीने महिलाओं को। ये वादे मैं जानता हूं कि ये जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार रही है, इसी तरह के लोक लुभावने वादे करके ये सत्ता में तो आते हैं, पर जब इनको सत्ता मिल जाती है तो फिर वो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम होते हैं। और ये देखिए, राजनीति में इसीलिए क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, इसीलिए कथनी और करनी में लोगों के फर्क है, इसीलिए जनता विश्वास नहीं करती। बहुत समय बाद एक ऐसी सत्ता आई है जो कहती है वो करती है, और जनता उसी विश्वास के कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी को बार बार उनका चयन कर रही है प्रधानमंत्री के रूप में। और आप देखिए, लोग कहते थे कि धारा 370 आएगी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। ये कभी पूरा नहीं होगा, ये केवल चुनावी वादा है। धारा 370 हम एक सदन में हम लेकर आए और
एक झटके में धारा 370 लागू किया, एक आवाज़ नहीं आई। जो कहते थे राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता रहे हैं 22 जनवरी, और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी है। तो ये इन लोगों की बातों पे जनता भरोसा नहीं करती। नीरज जी, जब भी कोई चुनाव होता है तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमेशा चर्चा होती है, वो नौजवानों के लिए रोज़गार और जो एक आम परिवार है उसके लिए महंगाई। आप कैसे देखते हैं, क्या इस दौरान रोज़गार को लेकर के या महंगाई पर आपकी सरकार ने क्या कहा? देखिए, महंगाई को बहुत कुछ हमारी सरकार ने कंट्रोल करके रखा है, और अगर आप पूर्ववर्ती सरकारों का अगर आंकड़ा देखेंगे, जिस प्रकार से महंगाई के ग्राफ एस्केलेट किया था, हमने उसको बहुत हद तक अपने रोक कर रखा। तमाम अंतर्राष्ट्रीय जब मार्केट जो है ऑलमोस्ट क्रैश होने के कगार पे थे, महंगाई कई कई स्थानों पर आसमान छू रही थी, तब भी हमने यहाँ पर भारत के अंदर इस महंगाई को बहुत हद तक कंट्रोल में रखा। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट दर अब तक के अपने लोएस्ट पर बिलो 4% जा रही है। और इस लखनऊ की धरती पर ही मैं आपको बताऊं, लखनऊ कौशल महोत्सव के माध्यम से 9 और 10 मार्च को इसमें हमने स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रोजगार मंत्रालय सबको रोपन किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, तमाम सेक्टर्स की कंपनी आई, और 2 दिन के अंदर हमने 5284 लोगों को ऑफर लेटर्स दे दिए। और स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से भी हर एक युवा को सशक्त करने का ये स्कीम इस बार चली है सर, या इसके पहले भी, बाकी सालों में भी इसके पहले भी आपने लोगों को रोजगार के लिए नहीं, ये पूर्ववर्ती वर्ष भी जो है, हमने पिछली बार ये आंकड़ा और बढ़ा था, हमने 5800 लोगों को रोजगार दिया था। वो भी 2 दिवसीय ही मेला था, और वो हमने अलग स्थान पर किया था, इसी लखनऊ संसदीय क्षेत्र के। और मुझे लगता है कि क्योंकि एक कोई एलिगेशन नहीं है जो वो हमारी पार्टी पर लगा सके, तो एक तरह से बेसलेस कुछ कोई भी एजेंडा खड़ा करके वो हम पर प्रहार करने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर जनता आज के डेट में जागरूक है और देख रही है कि हर एक फ्रंट पर हमारी सरकार ने लोगों की चिंता करने का काम किया है। जी, लोगों के लिए स्वास्थ्य भी बड़ा ज़रूरी है। आपकी सरकार ने या इस लोकसभा क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए क्या चीज़ें बेहतरी के लिए की गई हैं, या उनके लिए क्या काम किए गए हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि कई मेडिकल कॉलेजेस को हमने अपग्रेड करने के लिए, आज जहां पर हमारे पास KGMU PGI को अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ हमने CSR के माध्यम से दोनों संस्थानों को देने का काम किया। कमांड हॉस्पिटल में जो है बेड की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया है। उसके साथ अटल बिहारी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है फुल्ली ऑपरेशनल है अब वहाँ पर, और साथ ही साथ जानकीपुरम में एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर वो भी इस्टेब्लिश करने का काम किया है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग बराबर करते चले आ रहे हैं, और पूरे गवर्नमेंट का बजट भी, हेल्थ सेक्टर का बजट भी जो है करीबन 11.4% बढ़ाने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है। इस फ्रंट पे बहुत तेज़ी से काम किया है। 80 में से कितनी सीटें इस बार जीत रहे हैं आप लोग? देखिए, 80 में से तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीट भी जो है हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश में जहां माननीय योगी जी और जहां देश में ये मोदी जी हों, तो 100% से नीचे तो खुद हमारे कार्यकर्ता भी मुझे लगता है विश्राम करेंगे। वो भी 80 में 80 सीट का जो 543 से 400 कैसे आ गया फिर वहाँ भी? नहीं, देखिए, आप देखिए ना, ये जो लोग 150 पौने 200 सीट पर लड़ रहे हैं, वो भारत के अंदर सरकार बनाने के का सपना देख रहे हैं। तो ये संभव ही नहीं है। 400 का अगर कोई सपना देख सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही देख सकती है। वो NDA के साथ हम वो 400 का आंकड़ा पार करेंगे। नीरज जी, लखनऊ लोकसभा सीट वो सीट जिसको आप हम तो ये देख रहे हैं कि आप पिछले 10 साल से इस सीट पर राजनाथ जी के उनके ना रहने पर पूरा एक तो उनका कार्यभार देख रहे हैं, पर हम नीरज सिंह को कब आगे कहीं और देख रहे हैं? देखिए, हम लोग कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज कमल हैं। इस पार्टी के विचारधारा में काम करते हुए किस प्रकार से हम व्यक्ति विशेष से लेकर समूह विशेष से लेकर सबके लिए एक सर्वांगीण काम कर सकें, ये उद्देश्य है। और हम उस परिवार से हैं जहां इस परिवार के संस्थापक भी माननीय राजनाथ सिंह जी उन सदस्यों में रहे हैं। और इस
विचारधारा को, जिसमें कहीं इस देश की मिट्टी की खुशबू है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करके भी मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं, और पार्टी ने जैसा भी आदेश देगी वैसा हम करेंगे। अगर वो आदेश करेगी कि दरी बिछाना है तो दरी भी बिछाएंगे, अगर कहा कि किसी बड़े से बड़े नेता के सामने छाती अड़ा के खड़े हो जाओ तो वो भी करेंगे। अच्छा, आपको ये नहीं लगता अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते, किसी और दल में होते, तो आपको अभी किसी न किसी सदन तक जाने का रास्ता जो था वो साफ हो? क्योंकि अभी हमने देखा समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें उनके जो फैमिली के लोग हैं वो लड़ रहे हैं, बाकी भी जितने भी इस तरीके के दल हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको ये नहीं लगता है कि आपके, क्योंकि आपने कहा कि आप इस पार्टी के संस्थापक जो सदस्य रहे हैं वो आपके फादर हैं, तो आप अगर कहीं और होते, किसी और पार्टी के संस्थापक सदस्य वो होते, तो शायद आप भी किसी सदन में नहीं नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं और मेरी पार्टी की उम्र बराबर बराबर है, हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, हम मन मस्तिष्क अगर हमें काटेंगे भी तो खून भी जो है लाल रंग का नहीं, कमल के रंग का ही निकलेगा। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। ईश्वर ने मुझे भेजा ही है इस पार्टी के माध्यम से माँ भारती की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप नीरज सिंह जी को सुन रहे थे। लखनऊ लोकसभा सीट की क्या स्थिति है, नीरज सिंह क्या कर रहे हैं, इसके अलावा इस लोकसभा सीट में राजनाथ जी ने क्या क्या काम किए हैं, इन तमाम विषयों पर उन्होंने एबीपी से खुलकर बातचीत की। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।